So welcome back student. Today we will continue with the contemporary world, that is the first world war. और आज हम कुछ खास पॉइंट डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसे कि कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण क्या था, उसमें जो कारण थे वो नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, आर्मामेंट रेस, डिवीजन ऑफ यूरोप एंड सराजेवो क्राइसिस. इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. और वैसे उसका रिजल्ट क्या हुआ, वॉर का रिजल्ट क्या हुआ. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स हुए, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस हुआ. तो ये अपना कोर्स कंटेंट है. इससे पहले वाले क्लास में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बेसिक जानकारी लिए थे. तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट. कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. Nationalism refers to the sense of unity felt by the people who share a common history, language, and culture. In the latter half of the 19th century, this feeling of unity turned into extreme pride, which made the people of many countries believe that their country is superior to other countries. This led to the development of aggressive nationalism in Europe. नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति की भावना. और देशभक्ति की भावना किस आधार पर उभरती है, जब हमारे पास एक कॉमन हिस्ट्री होगी या एक जैसे बोली हम बोलते होंगे, अपना कल्चर सेम होगा. तो 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में ये फीलिंग ऑफ यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि ये एक प्रकार का गर्व करने वाली बात हो गई, फ़ख्र करने वाली बात हो गई. और ये स्ट्रांग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ये डेवलप हुआ एग्रेसिव नेशनलिज्म में, एक आक्रामक जोश में, जो कि खास करके यूरोपियन नेशन में ज़्यादा उभर कर निकली. इंग्लैंड रेस में सबसे आगे था, पीछे पीछे जर्मनी चल रही थी, उसके पीछे फ्रांस चल रहे थे. तो ये अपने देश को सबसे बेहतरीन देश साबित करने में तुले हुए थे. एग्रेसिव नेशनलिज्म मेंट लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर अदर्स. Each nation thought about its own national interest and did not care for the interest of the other nations. For example, France wanted to get back its province of Alsace and Lorraine from Germany. Similarly, Italy wanted to get back the territory of Trentino, Trieste from Austria, and Balkan states from Serbia wanted that their fellow nationals, that is the Slavs, who lived in other states should come together to form a great Balkan state. These countries developed expansionist policies in the name of nationalism. Therefore, military strength became synonymous with national prestige and every country began to increase her military power. तो एग्रेसिव नेशनलिज्म में हुआ क्या कि अपने देश से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करना और पड़ोसी मुल्क से नफ़रत करना या दूसरे देशों से नफ़रत करना. उदाहरण के तौर पे फ्रांस का और जर्मनी का बहुत युद्ध हुआ था. उस युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर उनसे एल्सेस और लोरेन रीजन छीन लिया था. तो फ्रांस को अपना ये पुराना एल्सेस लोरेन रीजन वापस चाहिए था. उसी प्रकार इटली भी अपनी जो टेरिटरी ट्रेंटिनो और ट्राइस्टे ये ऑस्ट्रिया के पास हार गई थी. और बल्कन्स के जो स्टेट्स थे, सर्बिया चाहता था कि वो सभी स्लैब्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा बल्कन स्टेट बना दे. तो इस प्रकार से जो उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी, इसमें तो नेशनलिज्म के बहाने ये अपने एक्सपेंशन करना चालू कर दिए थे. अपने धीरे धीरे करके टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा चाइना आज कर रहा है. इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, नेपालीज टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, भूटान के ऊपर प्रेशर डाल दिया, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, हांगकांग के ऊपर कब्जा कर लिया. तो इस प्रकार से चाइना किस प्रकार से आज अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, उसी प्रकार से उस ज़माने में सभी देश अपने आप को और अपनी टेरिटरी को बढ़ाने में लगे हुए थे. दिस एग्रेसिव नेशनलिज्म ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म, a system by which a powerful nation used to establish its control over another country. इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जो एक बहुत ही ताकतवर देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसे अपने राज्य में शामिल कर लेता है, जैसे इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर किया था. either by political pressure, infiltration and annexation, or by outright wars. Once conquered, this country was claimed as a colony. These colonies were governed and administered by the imperial nation
through its representatives or puppets government. The imperial nation exploited the resources of these colonies for their economic interest. Colonies provided raw material, cheap labor, agricultural land and trading ports to the imperial nation. तो जो एग्रेसिव नेशन था वो क्या करता है, कोई पराये देश के ऊपर, कमज़ोर देश के ऊपर कब्जा कर लेता है और या तो वहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है या किसी पपिट गवर्नमेंट यानी कठपुतली सरकार बनाकर उस देश को एक्सप्लॉइट करना चालू कर देता है. By the end of the 19th century, England and France had built up a huge colonial empire in Asia and Africa. British imperialism was focused on maintaining and expanding trade by exploiting the resources of its colonies. India, Sri Lanka, Myanmar, Egypt, South Africa, Caribbean islands, and many parts of Africa, Britain's imperial power was reinforced by her powerful and world's largest navy. तो इस प्रकार से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे एशिया के ऊपर और अफ्रीका के ऊपर लगभग सभी पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज़ ने एशिया को कैप्चर कर लिया था और अफ्रीका को कैप्चर कर लिया था और अपने यहाँ पर कॉलोनीज़ बना लिए थे. तो ब्रिटेन इतनी ताकतवर क्यों थी? क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटेन के पास में सबसे पावरफुल नेवी थी, सबसे पावरफुल नाव सेना थी और उसके मदद से उसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया था. सम अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड लाइक जर्मनी, Italy, Russia and Japan also wanted to increase their sphere of influence and create their colonies in Asia and Africa. ब्रिटेन की देखा दाखी जर्मनी ने भी किया, इटली ने भी किया, रशिया, जापान ये भी अपनी कॉलोनीज़ हर जगह जमाने की कोशिश कर रहे थे. These colonies were essential for their progress as they could provide raw material for the industries and markets for their finished products. तो कॉलोनीज़ जमाने का मेन मकसद क्या था कि वहाँ से इनको रॉ मटेरियल्स मिल जाए, लेबर्स मिल जाए और मार्केट मिल जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने परम शिखर पर था. अभी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत थी और मास प्रोडक्शन की वजह से बहुत सारा सामान वो प्रोड्यूस कर रहे थे जो लोकल मार्केट में बेचने के बाद बच जाया करता था. तो इसके लिए एक नया मार्केट चाहिए तो कहाँ मिलेगा? तो इसको कॉलोनीज़ बनाओ, लोगों को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कराओ कि ये सब उनको ख़रीदना पड़ेगा. ये कॉलोनीज़ से रॉ मटेरियल्स भी मिल जाते थे, ये कॉलोनीज़ से सस्ते में मज़दूर मिल जाते थे. इस प्रकार से कॉलोनीज़ जो था वो बिज़नेस से एसोसिएट हो गया था. एक प्रकार से कैपिटल का मूवमेंट हो रहा, एक प्रकार से लेबर का मूवमेंट हो रहा, एक प्रकार से फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का भी मूवमेंट हो रहा. इस प्रकार से जो मूवमेंट्स थे ऑफ कैपिटल, लेबर एंड गुड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था किसी भी देश को तरक्की करने के लिए. दिस लेड टू अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग दीज कंट्रीज. द यूरोपियन पावर्स बिगैन टू स्क्रैम्बल फॉर एक्सपैंडिंग देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पायर. Thus, aggressive nationalism and fierce economic competition filled the atmosphere with fear, apprehension, mutual hatred, and international tension. People felt convinced that international problem could only be solved through militarism. तो क्योंकि कंपटीशन इतनी तेज़ हो गई थी इन यूरोपीय देशों के बीच में कि ये एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे और उनको लगा कि अगर हम मिलिट्रीली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर हम आधुनिक हथियार बना पाएंगे और अपने पास सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर आधुनिक हथियार होगा तो दुश्मन देश ये हिम्मत नहीं कर पाएगा हमसे नज़र मिलाने की. इसकी वजह से स्टार्ट हुआ द रेस ऑफ आर्मामेंट्स. द रेस ऑफ आर्मामेंट्स, द मैड रेस फॉर आर्मामेंट्स विच बिगैन सून आफ्टर द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर was one of the reasons which led to the First World War. Every major power began stockpiling armaments in the name of self-defense and preservation of peace. As a result, if one country increased its armaments, other countries were compelled to do the same. It filled the atmosphere with fear, apprehension and mutual hatred. तो रेस ऑफ आर्मामेंट कब स्टार्ट हुआ? द फ्रैंको प्रूशियन वॉर, यानी फ्रांस और जर्मनी के वॉर के बाद में जब जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया. फ्रांस उस वक़्त जर्मनी से एक बड़ा देश था. पॉलिटिकली या जोग्राफिकली देखा जाए तो फ्रांस जर्मनी से बड़ा देश था. उसकी पॉपुलेशन भी बड़ी थी, उसके पास जो आर्मी थी वो भी बड़ी थी. लेकिन जर्मनी ने फिर भी फ्रांस को हरा दिया क्योंकि जर्मनी के पास में आधुनिक हथियार थे. तो आधुनिक हथियारों का इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आया तो हर कोई आधुनिक हथियार बनाना चालू किया.
मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाना चालू कर दिया, और बहाना क्या था कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए है और ये पीस के लिए है। इस प्रकार से हर तरफ क्या हो गया, स्टॉक पाइलिंग होने लगी, आर्मामेंट्स की स्टॉक पाइलिंग होने लगी। जब एक देश कुछ नया हथियार बनाता था, दूसरा देश उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करके अपने पास में उससे भी बेहतरीन हथियार लाने की कोशिश कर रहा था, तो एक दूसरे के प्रति क्या हो गया, एक दूसरे से वो डरते भी थे और एक दूसरे को शक की नज़र से देखते भी थे। तो इस प्रकार से आपस में नफरत फैलते जा रही थी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड अ फ्यू आइलैंड्स इन द पैसिफिक, जर्मनी बिगैन टू बिल्ड अ पावरफुल नेवी विद अ व्यू टू अचीविंग पैरिटी विद ब्रिटेन। तो जर्मनी और ब्रिटेन दुश्मन थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो जर्मनी को लगा अगर मैंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, मॉडर्नाइज नहीं किया, तो ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, उनकी जो कॉलोनीज़ है एशिया में और पैसिफिक आइलैंड्स में, जो भी कुछ उसकी कॉलोनीज़ है वो इसके ऊपर ब्रिटिश कब्जा कर लेगा। तो उसने अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाना चालू कर दिया। By 1914, she had left Britain and France far behind in the production of iron and steel and in many other manufacturings. ठीक है, तो जब जर्मनी ने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया तो वाकई में उसने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर दिया कि उसने फ्रांस और इंग्लैंड को बहुत पीछे छोड़ दिया, खास करके आयरन और स्टील में और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग में। वन ऑफ इट्स शिप, द इम्परेटर, built in 1912, was the largest in the world. The German dug the Kiel Canal deeper so that battleships could enter its waters. Britain and France were concerned with Germany's growing military strength. This led to a fierce competition among the European countries and gave rise to the race of armament. तो जब जर्मनी ने एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाया था, जहाज़ का नाम क्या था, इम्पेरेटर, और इतना बड़ा जहाज़ था कि उसको डॉकयार्ड से लेकर या फैक्ट्री से लेकर डॉकयार्ड पर लाने के लिए उसे जो कील कनाल था उसको और गहरा करना पड़ा। यानी इतना भारी शिप था, इतना भारी भक्कम, इतना बड़ा वॉर शिप था। तो ये देखकर ब्रिटेन भी घबरा गया, फ्रांस भी घबरा गया। तो ये दोनों भी अपने हथियार को मॉडिफाई करना चालू कर दिए। इन्होंने एयरफोर्स और लैंड आर्मी इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चालू कर दिया। Divisions of Europe into two hostile groups. There were two kinds of states in Europe in the early 20th century. On the one hand, there were single nation states like France, Holland and Germany, whose national identities were based on their common language and their traditions. On the other hand, there were imperial states like the Austria-Hungary Empire and the Russian Empire. The Austrian-Hungarian Empire was ruled by the Habsburg dynasty of Austria and included in its territory Hungarian, Serb, Bosnian and the Croat population who spoke different languages and had different cultural traditions. Germany entered into an alliance with Austria-Hungary. In 1882, Italy joined the alliance and it came to be known as the Triple Alliance. ठीक है, तो किस प्रकार से देखो यूरोप में आर्मामेंट्स की वजह से दो बड़े बड़े ताकतवर ग्रुप्स बन गए। सबसे पहले तो यहाँ पर दो प्रकार के देश थे। एक ऐसा देश था जो नेशन स्टेट था, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट था, जैसा कि फ्रांस, हॉलैंड और जर्मनी, ये नेशन स्टेट्स थे, यानी ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट थे। एक ही भाषा, एक ही बोली बोलने वाले, एक ही कल्चर फॉलो करने वाले ये नेशन स्टेट्स थे, डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे। और दूसरे तरफ पे थे जो मिक्स्ड प्रकार के स्टेट थे, जहाँ पर राजाओं का राज चलता था। राजाओं ने जो आसपास के टेरिटरी पे कब्जा करके उनको अपने किंगडम में ला लिया, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी। हाँ, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ये एक राज्य था, एक किंगडम था। रशियन एम्पायर ये किंगडम था। द ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर वाज रूल्ड बाय द हैब्सबर्ग डायनेस्टी और ऑफ ऑस्ट्रिया। और इसके टेरिटरी में कौन कौन से थे? ऑस्ट्रियंस थे, सर्ब्स थे, बोस्नियन थे और क्रोएट्स पॉपुलेशन थे। यानी ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग कल्चर फॉलो करते थे, अलग अलग धर्म का पालन करते थे। फिर जर्मनी एंटर्ड इनटू अलायंस विद ऑस्ट्रिया और हंगरी। फिर जर्मनी ने क्या किया? ऑस्ट्रिया हंगरी को अपने साइड में ले लिया, उनके साइड में ले लेके उसका जो इरादा था वो फ्रांस को एलिनेट करने का था, फ्रांस को अकेले अलग थलग
छोड़ने का उसका इरादा था। और फिर 1882 में इटली ने भी इस अलायंस में ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गया ट्रिपल अलायंस। तो इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ये एक टीम बन गए। देन आफ्टर द डेथ ऑफ बिस्मार्क, फ्रांस वॉज एबल टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद रशिया एंड इंग्लैंड। तो बिस्मार्क की जो थियोरी थी, बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस के साथ में कोई दोस्ती ना करे, इसलिए बिस्मार्क ने अपने अड़ोस पड़ोस देश को, खास करके रशिया को अपने साइड में ले लिया था। बिस्मार्क जब पावर में नहीं थे, बिस्मार्क के बाद में केसर विलियम टू पावर में आए। केसर विलियम टू जब पावर में आए तो उसने रशिया का जो साथ था वो छोड़ दिया, रशिया को सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो रशिया जाके फ्रांस से मिल गया। तो आफ्टर द डेथ ऑफ बिस्मार्क, फ्रांस वॉज एबल टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद रशिया एंड इंग्लैंड। रशिया और इंग्लैंड जो फ्रांस का मेन दुश्मन था, अब वो फ्रांस का सबसे बड़ा दोस्त बन गया। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज पॉपुलेटेड बाय पोलिश, यूक्रेनियन, टर्किश एंड मंगोल पॉपुलेशंस। The three countries entered into Triple Entente in 1907 to counter the Triple Alliance. Later, Japan joined the Triple Entente. Thus, Europe was divided into two hostile groups. तो यहाँ पर दो ग्रुप है, एक है ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये ट्रिपल अलायंस है। और ट्रिपल एंटिटी में कौन है? फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड और जापान, ये ट्रिपल एंटिटी है। तो ट्रिपल एंटिटी क्यों बना? ट्रिपल एंटिटी बना ट्रिपल अलायंस को काउंटर करने के लिए। तो इस प्रकार से दो खतरनाक और दो बहुत ही डेंजरस ग्रुप्स यहाँ पर बन गए। ब्रिटेन हैड क्रिएटेड अ वास्ट ब्रिटिश एम्पायर बाय एक्वायरिंग कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। इट ग्रू रिच फ्रॉम इट्स सक्सेस इन ट्रेड इन फॉरेन रिसोर्सेज, मार्केट्स, टेरिटरीज एंड पीपल। अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक जर्मनी, the Netherlands, Italy and the USA too wanted to acquire colonies in Asia and Africa. This led to a scramble for colonies and therefore rivalries and wars. तो ब्रिटेन ने सबसे पहले क्या किया? कॉलोनीज बनाना चालू किया। कॉलोनीज उसने क्यों बनाया? उसको मार्केट चाहिए था, चीप लेबर चाहिए था, कैपिटल चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, तो इसलिए उसने कॉलोनीज बनाए। तो बिजनेस में ब्रिटेन बहुत आगे बढ़ गया। इसकी देखा दाखी बाकी कंट्रीज़ भी कर रहे थे, उनको भी चाहिए था कि हम भी ब्रिटिश जैसे बिजनेस करें। तो जर्मनी, नेदरलैंड्स, इटली और यूएसए ये सब भी एशिया और अफ्रीका में अपने कॉलोनीज जमाने की कोशिश में लग गए। सो दिस लेड टू द स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज एंड देयरफॉर राइवलरीज एंड वॉर। तो ये किसी देश को लेकर आपस में लड़ते थे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ पर है? बक्सर है कर्नाटका में। और यहाँ पर वॉर किसके बीच में हुआ? यहाँ पर वॉर हुआ फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। कर्नाटका कहाँ? इंडिया में है। इंडियन टेरिटरी को लेकर फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे। वो सिंपल सी बात थी, वो कॉलोनीज़ के चक्कर में थे। सो राइवलरीज बिटवीन नेशन हैपेंड नॉट जस्ट फॉर कॉलोनीज बट फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स एज वेल। दीज राइवलरीज क्रिएटेड सस्पेशन, टेंशंस एंड वॉर विच फाइनली कल्मिनेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सिर्फ कॉलोनीज़ को लेकर ही ये आपस में लड़ते नहीं थे। ट्रेड रूट्स, जो लोग जिस रूट से, समुद्री रास्ते से या लैंड रूट से जो लोग ट्रैवल करते थे, उसको लेकर भी ये आपस में लड़ना झगड़ना चालू किए थे। सराजेवो क्राइसिस, दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एंड द हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी was assassinated at the Sarajevo, capital of Bosnia, on June 28, 1914. The assassination was organized by a secret society called Black Hand or Union of Death, formed by extremist Serbian nationalists whose aim was to unite all Serbia into a single Serbian state. So Sarajevo crisis, what is Sarajevo crisis? Sarajevo crisis is nothing else but the murder of Archduke Francis Ferdinand. Archduke Francis Ferdinand कौन थे? ये ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे जो आगे चल के राजा बनने वाले थे। इनकी हत्या बोस्निया में जून 28, 1914 में हुई। और इसका मर्डर किसने किया? एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसका नाम था ब्लैक हैंड। वो ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ के नाम से भी वो जाना जाता था। ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ का मेन मकसद क्या था? उनका ये मकसद था
कि वह सर्बिया का एक बहुत बड़ा देश बनाए, जो स्लाव नेशंस है उनको इकट्ठा करके सर्बिया को एक बहुत बड़ी ताकत में, एक बहुत बड़े देश में तैयार करें। ऑस्ट्रिया सर्व्ड एन अल्टीमेटम ऑन सर्बिया on July 23 making 11 demands. Serbia accepted most of these demands except those that would have led to the loss of her sovereignty. तो ऑस्ट्रिया ने क्या, जब उनके राजकुमार की हत्या हुई तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर एक अल्टीमेटम डाल दिया। अल्टीमेटम मतलब एक डॉक्यूमेंट पेश किया कि आपको ये सब करना पड़ेगा वरना हम आपके साथ में वॉर कर देंगे, आपके साथ में जंग लड़ेंगे। तो सर्बिया तो अधिकतर जो डिमांड थे सर्बिया ने मान लिया, लेकिन ऐसे कुछ डिमांड्स थे जहाँ पर सर्बिया को लगा अगर हमने ये मान लिया तो हमारे देश के हित में नहीं होगा, हमारे देश के खिलाफ जाएगा। वैसे डिमांड्स को वो टाइम मांग रहा था और उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 28, 1914। रशिया स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर वॉर टू सपोर्ट सर्बिया। ऑन August 1, 1914 जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया एंड ऑन August 3 ऑन फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया के ऊपर वॉर किया तो फ्रांस जो अपने आप को स्लाविश नेशन का मुक्तिदाता समझता था वो सर्बिया की मदद करने के लिए तैयारी करने लगा। ये देखकर जर्मनी ने रशिया के ऊपर वॉर कर दिया। तो 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और August 3 को फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। तो जर्मनी की तो दुश्मनी फ्रांस से थी ही, तो मौका देखते ही जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर भी अटैक कर दिया। जर्मन ट्रूप्स मार्च्ड इनटू बेल्जियम टू प्रेस ऑन टू फ्रांस ऑन August 4 एंड ऑन द सेम डे ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। तो जर्मनी ट्रूप क्या बेल्जियम के अंदर चली गई। बेल्जियम से फ्रांस के लिए रास्ता निकलता था, तो फ्रांस के ऊपर अटैक करने के लिए वो बेल्जियम के थ्रू से रास्ता मांगते हुए जब बेल्जियम ने रास्ता नहीं दिया तो जबरन बेल्जियम के ऊपर वॉर करके बेल्जियम के उस टेरिटरी को कैप्चर करके वहाँ से अपनी मिलिट्री को फ्रांस के ऊपर उसने चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। फिर इंग्लैंड इस वॉर में उतर आया। 4 अगस्त को इंग्लैंड ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया। सो मैनी अदर कंट्रीज सून एंटर्ड द वॉर। जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी टू कैप्चर जर्मन कॉलोनीज in the Far East. Turkey and Bulgaria joined on the side of Germany. Italy remained neutral for some time but joined the war against Germany in 1915, breaking the Triple Alliance. तो यहाँ पर हर कोई अपना मकसद देखने लगा, मतलब देखने लगा। जापान ने जर्मनी के ऊपर वॉर क्यों किया? क्योंकि उसको फार ईस्ट में कुछ कॉलोनीज चाहिए था। उसको पता था कि यहाँ पे जर्मनी की कॉलोनीज है, जर्मनी अभी वॉर में बिजी है, तो बेहतर ये होगा कि हम उसकी कॉलोनीज को कैप्चर कर दे। ये बोल के हम जर्मनी से वॉर कर रहे हैं, तो जर्मनी के कॉलोनीज़ के ऊपर वो अटैक करना चालू कर दिया। वैसे ही उसने टर्की और बल्गेरिया ने भी वॉर ज्वाइन किया जर्मनी के साइड में। इटली कुछ देर के लिए शांत बैठा था। इटली ने पहले संघ किसके साथ में संधि की थी, किसके साथ में अग्रीमेंट किया था? उसने जर्मनी के साथ में अग्रीमेंट किया था। लेकिन इंग्लैंड ने इटली को बहका दिया और उसे अपने साइड में लेके आ गया। तो 1915 में उसने अपना ट्रिपल अलायंस तोड़कर, इटली ने अपना ट्रिपल अलायंस तोड़कर जर्मनी के खिलाफ वॉर में उतर आए। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड देयर allies were called the Allied powers, while Germany, Austria and their allies were called as the Central powers. The war was fought in many different areas called fronts. There was a western front between Germany and northern France and the eastern front between Germany and Russian forces. There was fighting at sea and the Middle East with the Allied powers attacked the Ottoman Empire. तो वॉर जो है कई अलग अलग क्षेत्रों में वॉर लड़ना शुरू हो गई। द वॉर वॉज फॉट इन मेनी डिफरेंट एरियाज कॉल्ड फ्रंट्स। हाँ, इसे फ्रंट्स कहते हैं। दे वॉज द वेस्टर्न फ्रंट, यानी जर्मनी और नॉर्थ फ्रांस के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसको वेस्टर्न फ्रंट बोल रहे थे। और ईस्टर्न फ्रंट क्या था? जर्मनी और रशिया के बीच में जो लड़ाई थी वो ईस्टर्न फ्रंट हो रहा था। और मिडिल ईस्ट में भी समुंदर यानी अरेबियन सी में भी वॉर हो रही थी। किसके बीच में होता? मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर और अलाइड पावर्स के बीच में यहाँ पर भी वॉर होना चालू हो गया। बच्चों, इवेंट्स ऑफ द वॉर ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा। आप एक पेंसिल से लेकर पेज नंबर 111, अगर आपके पास में टोटल ये है हिस्ट्री है,
तो पेज नंबर 111 से आप कैंसिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी इवेंट्स ऑफ द वॉर को आप ये क्रॉस मार्क कर दो, ये सिलेबस में नहीं आएगा। हम सीधा चलते हैं रिजल्ट ऑफ द वॉर। वॉर का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, द फॉलोइंग वर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जून 28, 1919। तो द विक्टोरियस पावर्स और द अलाइड powers met in a conference first at Versailles, a suburb of Paris, and later in Paris between January and June 1919. Though the number of countries represented at the conference was 27, the term of the peace treaties were really decided by Woodrow Wilson, President of the United States, Lloyd George, Prime Minister of Britain, and George Clemenceau, Prime Minister of France. The defeated countries were not represented at the conference. The victorious powers also excluded Russia from the conference. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई थी? 28 जून 1990 को। कहाँ पर हुई थी? वर्साइल्स। वर्साइल्स कहाँ है? पेरिस का सबब है। जैसा नागपुर के पास में कामठी है, वैसे पेरिस के पास में वर्साइल्स है। वहाँ पर पहले यहाँ पर मीटिंग हुई, फिर बाद में ये पेरिस में शिफ्ट किया गया। इसमें 27 देशों का सहयोग था। हालांकि 27 देश यहाँ पर शामिल थे, लेकिन इसमें से डिसीजन मेकर केवल 3 कंट्रीज थी। सबसे पहला था वो वुड्रो विल्सन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। सेकेंड नंबर पे है लॉयड जॉर्ज जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, और तीसरे थे जॉर्ज क्लेमेंसियो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो इन तीनों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई। इसमें से उन्होंने जो डिफीटेड कंट्रीज़ थी, जो कंट्री जो हार गया था, जर्मनी और टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनको इसमें शामिल नहीं किया, और रशिया को भी इसमें शामिल होने नहीं दिया। रशिया को शामिल होने क्यों नहीं दिया? क्योंकि रशिया ने अपने आप को वॉर से विड्रॉ कर लिया था। 1917 में वॉर से उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, इसलिए रशिया को इसमें शामिल नहीं किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशन at the Paris conference on June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. It ended the war. The basis of the treaty's negotiation was the American President Wilson's 14 points. The treaty was designed to prevent Germany from going to war again. So finally 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करते ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कि जर्मनी दोबारा वॉर ना लड़े। जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दो कि उसकी हिम्मत नहीं हो कि वो फिर से वॉर लड़ने की ज़रूरत करे। जैसा आज जो चाइना कर रहा है, चाइना हर किसी से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। उस ज़माने में जर्मनी हर किसी से पंगे लेने की कोशिश कर रहा था अपनी ताकत की बदौलत। तो एक ऐसा वॉर लड़ा गया जहां जर्मनी को हराया गया, और जर्मनी के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया, जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि ये लगा कि जर्मनी दोबारा किसी से वॉर नहीं करेगा। लेकिन ये गलत थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बन गई थी। नाउ व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स? ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर: the treaty declared Germany guilty of aggression. Germany was required to pay for the loss and damages suffered by the Allies during the war. The amount of reparations was fixed at $33 billion. Germany had to cede her merchant ships to the Allies as compensation and had to supply huge quantities of coal to France, Italy, and Belgium for 10 years. The area of the Rhine Valley was to be demilitarized, and the German territory west of Rhine was to be occupied by the Allied troops for 15 years. Germany lost Alsace-Lorraine to France, Eupen et Malmedy to Belgium, Schleswig to Denmark. Danzig became a free port in the Polish territory. Germany ceded parts of her pre-war territory to Denmark, Belgium, Poland, Czechoslovakia and France. The coal mines in the German area
called Saar was ceded to France for 15 years and the area was to be governed by the League of Nations. Germany lost all her colonies to the victorious allies Britain, Belgium, South Africa and Portugal. German colonies in the Pacific and the areas under control in China were given to Japan. China was aligned with the allies during the war, but the area under German control was given away to Japan. The German army was restricted to a force of 1 lakh soldiers and the navy was limited to 15,000 men and 24 ships. The air force and submarines were banned. The treaty affirmed the complete independence of Belgium, Poland, Czechoslovakia and Yugoslavia. The covenant of the League of Nations was added to the Treaty of Versailles. तो यहाँ पर मैंने 11 पॉइंट पढ़े, इसमें से आपको कम से कम 6 पॉइंट बाय हार्ट याद करने होंगे. पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको वापस से ये समझाता हूँ. इसमें से कोई भी 6 पॉइंट आप बाय हार्ट याद कर लीजिए. पहला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इजी है. द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर, पॉइंट नंबर 1 था, द ट्रीटी डिक्लेयर्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन. तो ट्रीटी के अनुसार वॉर जर्मनी के वजह से हुआ, इतना सारा नुकसान जो हुआ तो केवल और केवल जर्मनी की वजह से हुआ, इसलिए सारा दोष जर्मनी के ऊपर थोपा गया. पॉइंट नंबर 2, जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे द लॉस एंड डैमेजेस सफर्ड बाय द अलाइज ड्यूरिंग द वॉर. तो जो भी कुछ नुकसान हुआ इसकी भरपाई जर्मनी करेगा. जर्मनी जो अलाइज फोर्सेज जो लड़े थे, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, जापान, इनकी भरपाई जर्मनी करेगी. इनके जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई जर्मनी करेंगी. और इसका जो अमाउंट उन्होंने निकाला वह था $33 बिलियन. तो $33 बिलियन का खर्चा जर्मनी के सर के ऊपर थोप दिया गया. जर्मनी हैड टू सीड द मर्चेंट शिप्स टू द अलाइज एज कंपेंसेशन and had to supply huge quantities of coal to France, Italy, Belgium for 10 years. तो 10 साल के लिए अपने जो कोयला था वो बेल्जियम को, फ्रांस को और इटली को उसको सप्लाई करना पड़ता फ्री में. अपने खान से, अपने खदान से कोयला निकाल कर अपने लेबर्स, अपने पॉपुलेशन का यूज़ करो, अपने रिसोर्सेज, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो. और ये इसकी भरपाई ये कोयला कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था फ्रांस जा रहा था, इटली जा रहा था और बेल्जियम जा रहा था. 10 साल के लिए इस प्रकार से कोयला निकाल कर बेल्जियम, इटली और फ्रांस को देना पड़ रहा था. और जर्मनी के जो शिप्स थे, मर्चेंट शिप्स, बड़े बड़े जो जहाज़ थे, वो अलाइज को एज अ कंपेंसेशन, भरपाई के रूप में अलाइज पावर्स को दे दिए गए थे. पॉइंट नंबर 3, द एरिया ऑफ राइन वैली वॉज टू बी डीमिलिटराइज्ड एंड द जर्मन टेरिटरी वेस्ट ऑफ राइन वॉज टू बी ऑक्यूपाइड बाय द अलाइड ट्रुप्स फॉर 15 ईयर्स. तो जो राइन वैली थी ये मिनरल वेल्थ में बहुत रिच थी. सो मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर भरपूर था. तो जो राइन वैली थी इसको डीमिलिटराइज करना पड़ा, मतलब जर्मनी को अपनी आर्मी यहाँ से पीछे हटानी पड़ी. और जो टेरिटरी वेस्ट ऑफ द राइन ये वॉज टू बी ऑक्यूपाइड बाय द अलाइड ट्रुप्स. तो राइन वैली यानी रिवर राइन था, तो ईस्ट और वेस्ट इसके जो बैंक्स थे, तो वेस्ट ऑफ द राइन ये पोर्शन जो था वो पूरा अलाइड पावर्स इसको ऑक्यूपाई करेंगे और यहाँ का जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे. जर्मनी लॉस्ट अल्सेस लोरेन टू फ्रांस. जो अल्सेस लोरेन रीजन था जो जिसके ऊपर फ्रांस की नज़र थी, जर्मनी हैड टू गिव इट बैक टू फ्रांस. और उसी प्रकार से यूफेन एट मैलमडी बेल्जियम को दिया, स्केल्सविक डेनमार्क को दे दिया. डैंजिंग ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते थे. डैंजिग बिकेम अ फ्री पोर्ट इन द पोलिश टेरिटरी. जो पोलिश कंट्री एक नया देश बना दिया पोलैंड, और यहाँ पर पोलैंड के पास में अपना खुद का सी पोर्ट नहीं था, इसलिए ये सी पोर्ट पोलैंड को दे दिया गया. और यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा, ये फ्री पोर्ट है. यहाँ पर कोई भी अपना सामान लाके फ्रीली डंप कर सकता है, जमा कर सकता है. Germany ceded parts of her pre-war territory to Denmark, Belgium, Poland, Czechoslovakia and France. और अपने जो टेरिटरीज थी, अपने जो वॉर से पहले कुछ जो टेरिटरीज उसके पास में थे, वो जो नए नए देश बने, जैसे डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को और फ्रांस को अपने कुछ टेरिटरीज इसको देने पड़े. द कोल माइंस इन जर्मनी आर कॉल्ड सार वर सीड
was ceded to France for 15 years and the area was to be governed by the League of Nations. सीड का मतलब दे देना. 15 साल के लिए उनकी कोयले की खदान वो फ्रांस को दे दिए थे और इसके ऊपर नज़र कौन रखेंगे? लीग ऑफ नेशन. तो लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इस मकसद से बनाई गई थी कि ताकि दोबारा ऐसा बड़ा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए. तो लीग ऑफ नेशंस की नज़र रहेगी जर्मनी के ऊपर और जो कोल माइंस थे उसके ऊपर नज़र रहेंगी लीग ऑफ नेशंस की. जर्मनी लॉस्ट ऑल अ कॉलोनीज टू द विक्टोरियस अलाइज ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और पोर्चुगल. तो जर्मनी ने जहाँ पर भी कॉलोनीज बनाई थी उसे अलाइज को दे देनी पड़ी. ब्रिटेन को देनी पड़ी, बेल्जियम को देनी पड़ी, साउथ अफ्रीका और पोर्चुगल, ये सब टेरिटरीज़ जो है वो ये सब जो उसके पास में जो कॉलोनीज थी इन कंट्रीज़ को उसको देनी पड़ गई थी. जर्मन कॉलोनीज इन द पैसिफिक एंड द एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इन चाइना वो गिवन टू जापान. जबकि चाइना ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज का साथ दिया था, अलाइड पावर का साथ दिया था, लेकिन फिर भी जब जर्मनी ने चाइना के जिस हिस्से पे कब्जा किया था वह हिस्सा वो जापान को दे दिए. चाइना वॉज अलाइंड विद द अलाइज ड्यूरिंग द वॉर बट हर एरिया अंडर जर्मन कंट्रोल वर गिवन अवे टू जापान. द जर्मन आर्मी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फोर्स ऑफ जस्ट 1 लाख सोल्जर्स. एक ज़माने में बहुत बड़ी आर्मी थी तो केवल 1 लाख सोल्जर्स पे लाकर उसको रोक दिया गया. एंड द नेवी वॉज लिमिटेड ओनली 15,000 मैन. जो जर्मनी की बहुत बड़ी ताकत थी, ब्रिटेन इस ताकत से डर रहा था जर्मनी कहीं ब्रिटेन को ओवरटेक ना कर ले. तो किस प्रकार से ब्रिटेन ने देखो पॉलिटिकली चाल चली और जर्मनी की जो नेवी थी केवल 15,000 सोल्जर्स पे लाकर छोड़ दिया. एंड 24 शिप्स, केवल 24 जहाज उनके पास में. इतना बड़ा देश और केवल 24 जहाज. द एयरफोर्स एंड सबमरीन्स व बैंड. एयरफोर्स तो पूरी तरह से बैन कर दिया. सबमरीन्स जो जर्मनी की खासियत है, जर्मनी ने सबमरीन्स डिस्कवर किए. सबसे पहले वॉर में सबमरीन्स का इस्तेमाल जर्मनी ने किया और ये ब्रिटेन के पल्ले में नहीं पड़ता कि पनडुब्बी जो होती है पानी के नीचे जहाज कैसा चलता है, तो ये टेक्निक को ही बैन करवा दिया. द ट्रीटी अफर्म द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लोवाकिया. अगर आपसे सवाल पूछते कि नेम द कंट्रीज विच गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या विच केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो कंट्रीज़ है बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया. इनको पूरी तरह से आज़ादी मिल गई, ये पूरी तरह से आज़ाद हो गए और ये नेशन स्टेट्स बन गए. द कवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वॉज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल. तो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट बहुत ईजी है. लीग ऑफ नेशन का जो कवेनेंट था कि हम एक ऐसा लीग ऑफ नेशन बनाएंगे, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ऐड कर दिया गया. टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, ये भी सिलेबस में है, इसमें से भी सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में. द पीरियड आफ्टर द वॉर सॉ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द यूरोपियन सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड. तो वॉर का परिणाम क्या हुआ? जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड पे यूरोपियन कंट्रीज़ का कब्जा चल रहा था, धीरे धीरे उनकी खुद की अपनी ताकत कम हो गई और वर्ल्ड पे इनका दबदबा कम होने लगा. इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली द यूनाइटेड स्टेट्स सरपास यूरोप टू इमर्ज एज द वर्ल्ड पावर. तो यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी जिन्होंने अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद कर लिया. 13 स्टेट्स को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसलिए बना क्योंकि वो अपने आप को ब्रिटेन से उन्होंने आज़ाद कर लिए थे. तो एक ज़माने में जब ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था, ब्रिटेन सबसे अमीर देश था, उसे अभी यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कर्ज लेने की नौबत आ गई थी. इसका ये मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ग्रेड ए वाला कंट्री बन गया और इंग्लैंड जो है वो ग्रेड बी वाला कंट्री बन गया. द पीस ट्रीटी साइंड आफ्टर द वॉर ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली ऑफ यूरोप. 3 रूलिंग डायनेस्टीज़ वर डिस्ट्रॉयड. तो पीस ट्रीटीज़ में जो यूरोपियन का जो मैप है, नामो नक्शा उसका पूरा बदल दिया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसे 3 बड़े बड़े डायनेस्टीज़ थी, 3 बड़े बड़े राजा थे जो बड़े बड़े एरिया पर राज करते थे. उनका नामो निशान मिट गया.
Three ruling dynasties were destroyed: the Romanov in Russia running during the war itself, the Hohenzollern in Germany, and the Habsburg in Austria-Hungary. Soon after the war, the rule of the Ottomans came to an end in Turkey. Austria and Hungary became separate independent states. Czechoslovakia and Yugoslavia emerged as independent states. The war gave a serious blow to the autocratic monarchical system and led to development of democracy in Europe. तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो इम्पेरियल रिजीम था वो ख़त्म हुआ और उसको रिप्लेस किया गया डेमोक्रेसी से या नेशन स्टेट से. Empires having different cultures were dissolved and independent states having distinct cultures emerged after the war. These included Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, and Yugoslavia. Under the impulse of nationalism, Alsace-Lorraine was restored to France and the Schleswig-Holstein was restored to Denmark. तो जो एक कल्चर वाले, एक लैंग्वेज वाले जो रीजन थे, जो राजाओं के अंडर में थे, अलग अलग रीजन जो एक ही राजा के अंडर आते थे, वो अपने लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से उनको अलग करके इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बना दिए गए. डेनमार्क को स्क्वेल्सविक होस्टन रीजन मिल गया और फ्रांस को एल्सेस लोरेन रीजन मिल गया. फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर वॉज द क्रिएशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन. The horrors of war convinced the leaders of the world that there must be a mechanism to prevent war and promote international cooperation. This culminated in the setting up of the League of Nations. तो एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना. उसका मेन कारण क्या था? वो चाहते थे कि दोबारा इतना बड़ा जो महायुद्ध हुआ, ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए. इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. An important part of the peace treaties was the covenant of the League of Nations. Wilson's 14 points included the creation of an international organization for the prevention of peace and the guarantee the independence of all states. Thus, the League of Nations was created as a world organization of all independent states in 1920. एक आयरनी है यहाँ पर, एक मज़े की बात यह है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस को बढ़ावा दिया. उसके जो प्रेसिडेंट थे विल्सन, विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे उसको इंक्लूड करके लीग ऑफ नेशन बनाया गया. लेकिन लीग ऑफ नेशन का हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बना. उसने अपने आप को इससे अलग ही रख दिया. तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग ऑफ नेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपके पूरे डाउट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर क्लियर हो गए. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर को 2 बार अलग अलग तरीके से पढ़ाया. एक बार आपको कहानी के तौर में समझाया, मैंने पूरी हिंदी में कहानी के तौर में समझाया, और एक बार यहाँ पे पढ़कर ट्रांसलेट करके आपको समझाया. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में इसमें से आना ही है. इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानकर चलिए.